नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। खाना। अक्सर हमारे खाने की प्लेट को देखकर ये सवाल उठता है कि प्लेट में रखा हुआ ये स्वादिष्ट खाना आखिर आया कहाँ से। हम सभी रोज खाना खाते हैं, लेकिन अक्सर उस शानदार सफर को भूल जाते हैं जो एक छोटे से बीज को हमारे निवाले में बदल देता है। चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में बस एक ऐप पर कुछ टैप करने की देर होती है और खाना सीधे हमारे दरवाजे पर आ जाता है। लेकिन वो डिलीवरी होने से पहले खाना एक बहुत ही लंबी और जटिल यात्रा तय करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकृति, विज्ञान और इंसान की असीम मेहनत का एक बेहतरीन मिश्रण है। आज हम इस पूरी जैविक प्रक्रिया को बहुत ही आसान हिस्सों में समझेंगे। हमारा एजेंडा है भोजन की सार्वभौमिक आवश्यकता, बढ़ती आबादी का भरण पोषण, कृषि और फसलों को समझना, 3 प्रमुख फसल के मौसम और आखिर में खेती के आवश्यक चरण। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भोजन की सार्वभौमिक आवश्यकता। आखिर हर जीव को पोषण क्यों चाहिए? चाहे वो एक सूक्ष्म बैक्टीरिया हो या फिर इंसान, हर जीवित प्राणी हमेशा भोजन की तलाश में रहता है। पौधे तो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन इंसान पूरी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर हैं। हमारे पास मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। एक तरफ पादप आधारित स्रोत हैं, जैसे अनाज, ताज़ी सब्जियां, दालें और फल, और दूसरी तरफ पशु आधारित स्रोत हैं, जैसे अंडे, शहद, मांस और दूध। हमारा पूरा अस्तित्व इन्हीं दोनों पर टिका हुआ है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मशरूम के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या ये पता है कि हमारी पसंदीदा डिश में शामिल मशरूम न तो कोई पौधा है और न ही कोई जानवर। असल में ये फंगी यानी कवक की एक प्रजाति है। ये एक अद्भुत बात है जो दिखाती है कि जिंदा रहने के लिए हम कितनी अलग अलग तरह की चीजों का सेवन करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब खाया क्यों जाता है। खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता, ये शरीर के लिए एक अल्टीमेट फ्यूल यानी ईंधन की तरह काम करता है। इससे वो जरूरी ऊर्जा मिलती है जिससे शरीर का विकास होता है, पाचन तंत्र काम करता है, सांस लेने की प्रक्रिया चलती है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बिना भोजन के जीवन का ये इंजन बस रुक जाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, बढ़ती आबादी का भरण पोषण। और ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 130 करोड़ से भी ज्यादा। ये भारत की वो विशाल आबादी है जिसे हर दिन भोजन चाहिए। ये सोचना ही कितना चौंकाने वाला है कि क्या भौतिक रूप से इतनी बड़ी आबादी को हर एक दिन लगातार खाना उपलब्ध कराना संभव है। ये वाकई एक बहुत बड़ा काम है, और समय के साथ ये चुनौती और भी बड़ी होती जा रही है। अगर हम जनसंख्या के इस सफर को देखें तो 2011 में जो आबादी 121 करोड़ थी, वो 2021 तक 136 करोड़ पहुंच गए, और अनुमान है कि 2026 तक ये लगभग 142 करोड़ हो जाएगी। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी में हर एक इंसान को पोषण चाहिए, और भूख भूख तो कभी इंतजार नहीं करती। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी को भुखमरी से बचाने के लिए खेती केवल एक बार खाना उगाने का काम नहीं है। इसके लिए एक बेहद मजबूत सिस्टम चाहिए जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, बहुत बड़े पैमाने पर लगातार उत्पादन। दूसरा, काटी गई फसलों का सही तरीके से प्रबंधन। और तीसरा, हर इंसान तक उसका सही वितरण। इस निरंतर चलने वाली प्रणाली के बिना इतने लोगों का जीवित रहना नामुमकिन है। इसी से हम अपने तीसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, कृषि और फसलों को समझना। यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा टिकी है। अक्सर कृषि या एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ खेत और पौधे आते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा स्पष्ट करती है कि कृषि केवल पौधों तक सीमित नहीं है। मानव जीवन को बनाए रखने के लिए जानवरों, पौधों और अन्य जीवों को पालना, ये सब कृषि के अंदर आता है। मानव इतिहास में लगभग 10,000 ईसा पूर्व शिकार करने वाले इंसानों ने जब एक जगह रुककर इन जीवों को जानबूझकर पालना शुरू किया, वहीं से कृषि की शुरुआत हुई थी। और फसल यानी क्रॉप क्या होती है? अगर घर के गमले में टमाटर का एक पौधा लगा है तो उसे फसल नहीं कहेंगे, लेकिन जब एक ही तरह के पौधों को किसी एक जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तब उसे फसल कहा जाता है। मीलों तक फैले गेहूं या धान के लहलहाते खेत इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे अनाज की फसलें, गेहूं और चावल, सब्जियां और फल, तिलहन फसलें जैसे सरसों और मूंगफली, जिनसे तेल निकाला जाता है, और तो और फूलों की फसलें भी हैं जिनका इस्तेमाल सजावट और दवाइयों के लिए किया जाता है। ये संसाधनों की एक बहुत ही विशाल और अद्भुत दुनिया है। चलिए, अब चौथे हिस्से पर आते हैं। 3 प्रमुख फसल के मौसम। मौसम किस तरह हमारी खाद्य आपूर्ति को कंट्रोल करता है, ये समझना बेहद जरूरी है। हम फसलों को यूं ही किसी भी मौसम में नहीं उगा सकते। भारत में मुख्य रूप से 3 अलग-अलग फसल मौसम होते हैं। सबसे पहले है खरीफ, जिसे मानसून यानी जून जुलाई में बोया जाता है, जैसे चावल और मक्का। इसके बाद आती है रबी, जो सर्दियों की फसल है, जैसे गेहूं और सरसों, जिसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोते हैं। और इन दोनों के बीच गर्मियों में आती है जायद की फसल, जिसमें तरबूज और लौकी जैसी चीजें उगाई जाती हैं। प्रकृति का ये सिस्टम बिल्कुल घड़ी की तरह काम करता है। अब ये अलग अलग मौसम क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हर पौधे की अपनी खास डिमांड होती है। उदाहरण के लिए, चावल एक खरीफ फसल है। इसे बढ़ने के लिए इतना ज़्यादा पानी और गर्म जलवायु चाहिए कि इसे सिर्फ भारी मानसूनी बारिश के दौरान ही उगाया जा सकता है। इसके उलट, रबी की फसलों को बीज फूटने के लिए हल्की गर्मी और फिर बढ़ने के लिए कड़ाके की ठंड की ज़रूरत होती है। और अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, खेती के आवश्यक चरण। एक खेत की मिट्टी से लेकर हमारे डाइनिंग टेबल तक का सफर कैसा होता है? खेती कोई आसान काम नहीं है। इसके 6 बहुत ही अहम चरण होते हैं जो एक क्रम में चलते हैं। सबसे पहले जड़ों के फैलने के लिए मिट्टी को ढीला करके तैयार किया जाता है। दूसरा कदम है बीजों की बुवाई। तीसरा, मिट्टी की ताकत बढ़ाने के लिए उसमें खाद और उर्वरक मिलाना। चौथा है सिंचाई, यानी पौधों को सही समय पर पानी देना। 5वां चरण है निराई, जिसमें फसल के साथ उगाए बेकार पौधों को हटाया जाता है। और अंत में जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है और उसे सुरक्षित रूप से स्टोर कर लिया जाता है। किसान कितनी मेहनत और बारीकी से एक छोटे से बीज को हमारे भोजन में बदल देते हैं, ये वाकई कमाल की बात है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मिट्टी से शुरू हुआ ये सफर अब सितारों तक पहुंच गया है। जी हाँ, विज्ञान अब इतना आगे निकल चुका है कि वैज्ञानिक बीजों को सीधे अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं। वे पृथ्वी की कक्षा में, जहां ग्रेविटी ना के बराबर होती है, फसल उगाने के प्रयोग कर रहे हैं, ताकि भविष्य की लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में अंतरिक्ष यात्रियों को ताज़ा खाना मिल सके। क्या ये विज्ञान का एक शानदार कदम नहीं है? और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस रफ्तार से धरती की आबादी बढ़ रही है और खेती के लिए जमीन कम हो रही है, क्या आने वाले कल में मानव जाति को जिंदा रखने के लिए अंतरिक्ष में खेती करना हमारी मजबूरी बन जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब भी कोई निवाला खाएं तो उसके इस पूरे रोमांचक सफर को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा।